हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भारत के भूगोल में कृषि। हमने कृषि की चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने कृषि को देखा। कृषि जो है वो मानव सभ्यता से यानी भारत की सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सभ्यता की बात करें, वहाँ से इस कृषि का विकास माना जा रहा है। आज भी हम देखें तो भारत के बहुत सारा क्षेत्र यहाँ कृषि में संलग्न है। यहाँ रोजगार का भी काफ़ी हिस्सा इस कृषि में है, जो हमने चर्चाएं कर ली थी। हमने भारत के संदर्भ में ये भी देखा कि कृषि के जो क्षेत्र हैं उसके अंदर जो कृषक आयोग है, कृषि आयोग है, जो इसमें उस समय कहाँ पर ज़्यादा कृषि, नदियों के किनारे डेल्टाई जो क्षेत्र भाग हैं वहाँ पर किस किस प्रकार की कृषि। हमने ये भी चर्चा की कि कुल जो क्षेत्र है, सकल क्षेत्र क्या होता है, शुद्ध क्षेत्र क्या होता है, शुद्ध कृषि क्षेत्र। हमने कुल क्षेत्र के रूप में हमने ये भी देखा कि सबसे ज़्यादा जो कृषि क्षेत्र रखने वाले जो राज्य हैं उनके बारे में हमने चर्चाएं की हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश रखता है। फिर हमने महाराष्ट्र की बात की, उत्तर प्रदेश की बात की, हमने राजस्थान और आंध्र प्रदेश की चर्चाएँ की है। इसके बाद में जो हमने प्रतिशत के रूप में देखा कि कृषि में जो प्रतिशत के रूप में कौन कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र रखते हैं प्रतिशत में, तो हमने पंजाब की बात की है जो 83.6% यहाँ पे कृषि क्षेत्र रखता है, शुद्ध कृषि क्षेत्र। प्रतिशत के रूप में दूसरे क्रम में जो हमने राज्य की बात की वो है यहाँ पे हरियाणा, जो 83.1% स्थान रखता है। फिर हमने पश्चिम बंगाल की बात की थी, पश्चिम बंगाल जो कि यहाँ पे 63% यहाँ पे अपना क्षेत्र रखता है। फिर हमने बिहार की बात की, बिहार जो राज्य है वो भी यहाँ पे 45% यहाँ पे अपना क्षेत्र रखता है। तमिलनाडु की चर्चा की प्रतिशत के रूप में, तो वो 44% अपना अंशदान रखता है इस क्षेत्र में। कुल भौगोलिक क्षेत्र का अपने खुद भौगोलिक क्षेत्र का इतना प्रतिशत वो कृषि क्षेत्र में संलग्न रखता है। ठीक है, ये बात हमने कर ली थी। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की जो प्रमुख फसलें हैं, भारत की प्रमुख फसलें। देखिए, भारत में जो फसलें हैं वो जलवायु के अकॉर्डिंग निर्धारित होती है। जैसे जैसे जलवायु बदलेगी वैसे वैसे जो फसलें हैं उनका रूप बदलता है। यहाँ पे हम 3 प्रकार के रूप देखते हैं फसलों के। एक तो हम देखते हैं रबी की फसल, रबी की फसल है। एक है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल है। और एक है जायद की फसल, जायद की फसल। अपने को ये तीनों पढ़ने हैं और कौन सी जो फसल है वो कौन सी ऋतु में आती है। ये ऋतुएं हैं रबी, खरीफ और ये जायद की फसलें हैं जो ऋतुओं के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। उनमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि जो फसलें भारत में प्राचीन काल से ही इन जो फसलों का जो कृषि हो रहा है या कृषि का जो कार्य हो रहा है वो यहाँ पे फसलों का वर्गीकरण जो हम करते हैं वो मध्यकाल से मुगलों के जो टाइम है उस मुगलों के टाइम से ही किया जाता रहा है। भारत में जो फसल का वर्गीकरण हम करें तो इसका मुख्य आधार हम जलवायु को लेते हैं। इस जलवायु को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जलवायु के अकॉर्डिंग ये तीनों रूपों में बदलती रहती है। रबी कभी टाइम आता है रबी की फसल का, कभी टाइम आता है खरीफ की फसल का, कभी आता है जायद की फसल का। तो हमें क्या देखना है कि ये रबी की फसल का टाइम तो क्या है और इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, जिसमें खाद्यान्न फसलें भी हों, जिसके अंदर यहाँ पे तिलहन फसलें भी हो, जिसके अंदर दलहन फसलें भी हों, यानी कौन कौन सी फसलें उस समय में की जाती है उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रबी की फसल। कौन सी फसल है? रबी की फसल। रबी की फसल, रबी की फसल का अगर समय की बात करें तो रबी की फसल हम इसको बोलते तो वैसे हैं उनालू। कौन सी फसल है? उनालू। उनालू का मतलब हो गया गर्मियों में कटती है ये फसल। और जो खरीफ की फसल है वो स्यालू फसल होती है। ध्यान रखना इन दोनों शब्दों को। रबी की फसल को उनालू बोलते हैं जबकि खरीफ की फसल को स्यालू बोलते हैं। जबकि हम ये देखते हैं कि सर्दियों की फसल, स्यालू का मतलब सर्दियाँ, तो सर्दी की फसल तो हम ये गेहूँ वगैरह, चना है, गेहूँ है, ये सरसों, इसको बोते हैं। लेकिन जो रबी की फसल है वो उनालू कैसे हो सकती है, क्योंकि उसको कटने का जो समय होता है वो समय उनालू होता है, मार्च अप्रैल में कटती है। तो इसका अगर हम समय की बात करें तो इसका समय यहाँ पे बात करेंगे तो हम सितंबर अक्टूबर की भी बात कर सकते हैं, यानी अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो हम औसत रूप में इसको अक्टूबर बोलते हैं।
अक्टूबर नवंबर, नवंबर में बुआई तथा मार्च अप्रैल में कटाई, मार्च अप्रैल में कटाई। समझ गए बात। इस फसल की, रबी की जो फसल है, इसका जो बुआई का समय होता है वो अक्टूबर नवंबर का होता है, और इसकी कटाई जो होती है फसल की पकने के बाद में वो होती है मार्च या अप्रैल में। ठीक है, इस समय में जो फसल होती है उसको हम कहते हैं रबी की फसल। समझ गए बात। इस फसल में प्रमुख फसलें जो होती हैं, खाद्यान्न फसलें, प्रमुख फसलें मान सकते हैं, और इसके अंदर हम तिलहन फसलें भी मान सकते हैं। इसमें तिलहन फसलें कौन सी होती हैं, और यहाँ पे दलहन फसलें कौन सी होती हैं, दलहन फसलें। तो आपको इन प्रमुख फसलों में इसकी तो जानकारी होगी कौन कौन सी हैं। इसमें गेहूं है, जौ है, ध्यान रखना ये खाद्यान्न फसलें हैं, इसको मुख्य रूप से खाने के काम में गेहूं है, जौ है, यहाँ पे धनिया जो है, मेथी, आपको ध्यान आता होगा जिसके यहाँ पे अगर सिंचाई करते हैं रबी की फसल की, वो तो इन सबको जानता है। ठीक है, कब क्या बोते हैं। ठीक है, मेथी के बाद में हम सौंफ को भी ले सकते हैं, सौंफ। ये जो मुख्य फसलें हैं ये रबी की फसल है। ठीक है, इस समय, इस रबी की इसी समय हम अगर तिलहन फसलों की बात करें जिससे तेल निकलता हो, यानी उस फसल की चर्चा करें, तो तेल के रूप में हम यहाँ पे राई को ले सकते हैं, सरसों को ले सकते हैं। सरसों जो होती है उससे तेल निकलता है। ठीक है, सरसों का तेल। सूरजमुखी है, सूरजमुखी की कृषि भी की जाती है। ठीक है, और इसके अंदर अलसी है। क्या है? अलसी। ये हैं यहाँ की तिलहन फसलें। रबी के रूप में हम देखें तो इनको हम तिलहन फसलों के रूप में हम कहते हैं। फिर हम यहाँ पे दलहन फसलें की बात करें तो इसमें दलहन में चना है, दाल के रूप में जो दाल बनती है जिस फसल से, वो हम दलहन के रूप में काम में लेते हैं, जिसमें चना है, मसूर है। मसूर की जो दाल होती है वो फसल भी इसी समय ली जाती है। और मटर है, मटर की जो फसल, आपने कभी गर्मियों में मटर देखे हैं? अगर होंगे तो वो वहाँ पे जो ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में, वैसे ग्रीन जो हाउस बनते हैं उनके अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन जो इसकी फसल होती है मटर की वो शीतकालीन होती है। यानी इस रबी की फसल में इस समय ही मटर को बोया जाता है। अभी आप देखते होंगे मटर की सीज़न चल रही है शीतकाल में। तो यहाँ पे चना, मसूर, मटर, ये तीनों दलहन फसलें हैं रबी की। तो आपको रबी की फसल में एक साथ एक दृष्टि में इनको देख सकते हो। समय अक्टूबर नवंबर से है और बुआई इसकी, और मार्च अप्रैल में कटाई। प्रमुख फसलों में गेहूं है, जौ है, धनिया है, मेथी है, सौंफ है। तिलहन में राई, सरसों, सूरजमुखी, अलसी है। दलहन फसलों में चना है, मसूर है, मटर है। इनको आप एक साथ देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम रबी के बाद में खरीफ की फसल देते हैं। खरीफ की फसल, अगली फसल कौन सी है? खरीफ की फसल है। इस खरीफ की फसल की बात करें, खरीफ की फसल हम मुख्य रूप से अगर खरीफ की फसल की बात करें तो इसकी जो समय है, यानी खरीफ की फसल का जो समय है वो समय जून जुलाई है। यानी जून जुलाई के अंदर तो ये बुआई होती है इसकी, या जुलाई अगस्त की बोल सकते हो, जुलाई अगस्त में बुआई और सितंबर अक्टूबर में कटाई। सितंबर अक्टूबर में कटाई, या आप अक्टूबर नवंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी नवंबर दिसंबर में भी कटाई की जाती है। ऐसी कोई फसल हो जिसकी जुलाई अगस्त में बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर या नवंबर तक इसकी कटाई की जाती है। ये जो खरीफ की फसल है, इस खरीफ की फसल के अंदर भी तीन प्रकार की फसलें पड़ेंगी। एक तो इसकी प्रमुख जो फसलें हैं वो
प्रमुख फसलें और तिलहन फसलें, तिलहन फसलें हैं। फिर दलहन फसलें, दलहन फसलें। यहाँ पर प्रमुख फसलों में हम यहाँ पे बाजरा ले सकते हैं। कौन सी फसल है? बाजरा प्रमुख फसल है इसकी। चावल है, चावल भी इसकी प्रमुख फसलों में आता है। ध्यान रखना, चावल खरीफ की फसल है। आपको बाजरा चावल की फसल है। यहाँ पे कपास जो होता है, कपास की फसल भी इसमें आती है। गन्ना है, वो भी खरीफ की फसल में आता है। गन्ना है, कपास है। मक्का, मक्का की जो फसल होती है वो भी खरीफ की फसल है। ज्वार की जो फसल है वो भी खरीफ की फसल में आती है। यानी मुख्य फसलों में बाजरा है, चावल है, कपास है, गन्ना, मक्का, ज्वार, ये सारी की सारी फसलें हैं वो खरीफ की फसलें हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे रबी की जो फसल पड़ी थी वो गेहूँ, जो यहाँ पे धनिया है, मेथी है, सौंफ है, वो वाली है। लेकिन जो खरीफ की फसल है उसमें बाजरा है, चावल है, कपास है, गन्ना है, मक्का है, ज्वार है। इन फसलों को हम खरीफ की फसल बोलते हैं। यहाँ पर जो तिलहन फसलें होती हैं उसके अंदर हम कहते हैं मूंगफली। मूंगफली आप देखते होंगे किस टाइम बोई जाती है। मूंगफली जो ये खरीफ की फसल बोई जाती है उसके साथ में बोई जाती है। तो इसमें मूंगफली की फसल भी आती है। इसके अंदर तिल आपने देखा होगा, तिल का जो पौधा है, तिल भी इस खरीफ की फसल में ही बोया जाता है। और बात करें तो सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन का जो तेल होता है, सोयाबीन, ये भी इसी खरीफ की फसल तिलहन रूप में मानी जाती है। अरंडी का जो तेल होता है, अरंडी की फसल भी इसी समय ली जाती है। तो मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, अरंडी, ये तिलहन फसलें हैं खरीफ की। ठीक है। दलहन फसलों के अंदर हम मूंग को ले सकते हैं, मोठ को ले सकते हैं, उड़द को ले सकते हैं। उड़द की जो दाल होती है, मूंग की दाल होती है, मोठ की दाल होती है, अरहर यानी जिसको तुअर बोलते हैं, अरहर की जो दाल होती है या इसको तुअर भी बोलते हैं, तुअर, ये जो दाल होती हैं। और यहाँ पर दाल दो चोला बोलते हैं ना, कई मोठ और चोला दो अलग चीज़ें होती हैं। चोलाई, ये जो दाल होती हैं ये खरीफ की फसल में होती हैं। मूंग है, मोठ है, उड़द है, अरहर है और चौलाई है। इस प्रकार की जो दालें हैं वो खरीफ की फसल में यानी इस समय बोई जाती है और इस समय कटाई की जाती है इसकी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखोगे। ये हो गई आपकी खरीफ की फसल। जलवायु के अकॉर्डिंग हमने प्रमुख फसलों को 3 भागों में बांटा, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। इसमें भी आप एक साथ प्रमुख फसलों को देख सकते हो, तिलहन फसलों को लो और दलहन फसलों को, एक दृष्टि में इसको एक साथ देखो। ठीक है, एक साथ याद होगा। फिर हम बात करते हैं जायद की फसल की। कौन सी फसल है? जायद। जायद की जो फसल होगी, जायद की फसल, ये फसल रबी की फसल और जो खरीफ की फसल है, इन दोनों के मध्य का जो टाइम होता है, मध्य का जो समय होता है, उसमें उगाई जाती है इस फसल को। इसके अंतर्गत हम कहें तो इसमें सब्जियां और जो फल होते हैं उनको ज़्यादा उगाया जाता है। सब्जियों में हम कह सकते हैं जैसे खीरा है, खीरा, ककड़ी है, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज जो आप खाते हो गर्मियों में, वो सारी की सारी यहाँ पे जायद की फसलें होती हैं। यानी ये बुआई तो होती है इसकी अप्रैल में और कटाई होती है इसकी जून जुलाई में। ठीक है, तो इस समय तक जो फसल तैयार की जाती है जिसको हम जायद की फसल बोलते हैं, जिसमें सब्जियां और फल वगैरह होते हैं। तो आप इसको 3 दृष्टि में देख सकते हैं। भारत में फसलों को 3 रूपों में करते हैं, एक तो रबी की फसल, एक खरीफ की फसल और एक जायद की फसल। ये हमने देख ली है। ठीक है, अब हम उपयोग की दृष्टि से भी अगर फसलों के प्रकार देखें, उपयोग की दृष्टि से किस प्रकार इसका हम उपयोग बताते हैं, तो यहाँ पे 3 रूपों में इसका उपयोग होता है। यानी उपयोग किस किस रूप में होता है? एक तो होता है यहाँ पे हम बात करें तो उपयोग की दृष्टि से खाद्यान्न रूप में। एक तो हम खाने के रूप में फसलों को काम में लेते हैं। कौन से रूप में लेते हैं? खाद्यान्न, या इनको धान्य फसलें भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धान्य फसलें। ठीक है, एक जो फसल होती है वो औद्योगिक दृष्टि से काम में लेते हैं।
यानी रॉ मटेरियल के रूप में उसको कच्चे पदार्थ को उपलब्ध करवाते हैं, तो औद्योगिक फसलें होती हैं। और एक जो फसलें होती हैं वो व्यावसायिक रूप में होती हैं, व्यावसायिक या बागानी फसलें। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 3 रूपों में देखते हैं। एक तो किस रूप में देखते हैं, खाद्यान्न रूप में यानी धान्य फसलों के रूप में देखते हैं। एक हम औद्योगिक फसलों के रूप में देखते हैं। एक व्यावसायिक या बागानी फसलों के रूप में। उपयोग की दृष्टि से 3 प्रकार की फसलें होती हैं। खाद्यान्न के रूप में अगर हम फसलों की बात करें तो खाद्यान्न में कौन कौन सी फसलें हैं, जिसमें हम बात करते हैं गेहूँ की, जौ की, चावल, बाजरा, मक्का और जो भी दालें थी वो वाली दालें खाने के काम में हम लेते हैं। ठीक है, ये जो फसलें हैं इनको हम धान्य फसलें बोलते हैं या खाद्यान्न के रूप में हम इनको काम में लेते हैं, धान्य फसलों को। फिर हम अगर औद्योगिक दृष्टि से औद्योगिक फसलों की बात करें तो औद्योगिक फसलों में जैसे कपास है, गन्ना है, जैसे जूट है, जैसे हम दलहन फसलों को भी ले सकते हैं, और तंबाकू की जो फसल है वो भी औद्योगिक फसल है। कैसे हम काम में लेंगे, यहाँ पर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर कपास को बोया तो इससे जो रॉ मटेरियल के रूप में जो रुई होती है उससे कपड़ा बनता है, तो उद्योगों में काम में लेते हैं रॉ मटेरियल के रूप में। गन्ना है तो गन्ना की जो फसल होती है वो चीनी उद्योग में काम में ली जाती है। शक्कर है, गुड़ है, जो चीनी उद्योग होते हैं उनमें गन्ने की फसल को काम में लिया जाता है। जूट की फसल है, इसको भी जूट उद्योग में काम में लिया जाता है, जिससे कई प्रकार के जो सामग्री बनाई जाती है, जैसे कागज़ भी बनाया जा सकता है। दलहन की फसलों भी, दलहन है उसको भी हम उद्योगों में काम में लेते हैं। तंबाकू है, जैसे बीड़ी सिगरेट प्रकार के जो पेय पदार्थ होते हैं उनको निर्मित किया जाता है। तो ये औद्योगिक फसलों की दृष्टि से हम मानते हैं इनको। व्यावसायिक या बागानी फसलों में ले तो व्यावसायिक या बागानी फसलों में हम कह सकते हैं बागान तैयार किए जाते हैं जिन फसलों के, उनमें हम बात करें तो रबड़ है, रबड़ की जो फसल है वो बागानों में तैयार की जाती है, व्यावसायिक यानी व्यवसाय के दृष्टि से हम बात करेंगे। चाय है, चाय की जो फसल है वो भी बागानी फसल है। कॉफ़ी है, कॉफ़ी या कहवा भी बोल सकते हो इसको, कॉफ़ी या कहवा। ठीक है, कोको जो फसल है, ध्यान रखना ये भी एक पेय पदार्थ है, कोको भी। ठीक है, ये जो कोको पदार्थ है इसको भी हम यहाँ पे चाय की भांति पेय पदार्थ के रूप में ही काम में लेते हैं। गरम मसाले होते हैं वो भी इस प्रकार की जो व्यावसायिक या बागानी जो फसल है उसको मानते हैं, जो गरम मसाले होते हैं। और सिनकोना जो फसल है, सिनकोना के भी पेड़ होते हैं वो भी बागानों के रूप में ही तैयार किए जाते हैं। तो ये व्यावसायिक या बागानी फसलें मानी जाती हैं। 3 प्रकार की फसलें हैं उपयोग की दृष्टि से। एक तो खाद्यान्न या धान्य फसलें हैं जिसके अंदर यहाँ पे गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, मक्का और दालें जो आती हैं। दूसरी औद्योगिक फसलें जिसके अंदर हमने कपास की, गन्ना की, जूट की, दलहन की, तंबाकू की बात की है। फिर व्यावसायिक या बागानी जो फसलें होती हैं उनकी हम चर्चा करें तो इसमें रबड़ है, चाय है, कॉफ़ी है, कोको, गरम मसाले, सिनकोना, इस प्रकार की फसलों का उपयोग होता है। ठीक है, तो इनका जो उत्पादन होता है 3 प्रकार से होता है। ठीक है, ये उपयोग की दृष्टि से हो गई। पहले हमने जलवायु की दृष्टि से देखी रबी और खरीफ और जायद की फसलें। ठीक है, इनके बाद में हम एक एक फसल को उठाएंगे, उनका डिटेल से हम चर्चाई करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले बात करेंगे मुख्य जो धान्य फसलें हैं, जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके रूप में हम बात करेंगे सबसे पहले चावल की। किसकी बात करेंगे, चावल यानी राइस। चावल सभी जानते हो। यहाँ पे मुख्य रूप से हम बात करें तो जो मुख्य फसल मानी जाती है खाद्यान्न रूप में चावल को मुख्य खाद्यान्न की फसल मानी जाती है। यहाँ पे ये जो फसल है इसका अगर हम उत्पादन देखें इस फसल का विश्व में, तो उत्पादन की दृष्टि से भारत है वो दूसरा स्थान रखता है। पहला कौन रखता है, चीन रखता है। ये जो फसल है चावल वाली वो भारत में हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो सभ्यताएं थी उस समय से इसका उत्पादन होता रहा है। आज भी बात करें तो इस फसल के रूप में इसका जो पौधा है वो अन्य देशों में जैसे इसका मूल स्थान माने तो उस स्थान हड़प्पा जो था
यानी मूल स्थान वहाँ पे इसको पौधे को मानते हैं। वहीं से ये पौधा है वो अन्य देश जैसे मिस्र में है, यूरोप में है, या एशियाई जो देश हैं उन देशों में ले जाया गया। चावल भारत के लिए हम बात करें तो लोगों का मुख्य भोजन के रूप में चावल को ही काम में लिया जाता है, मुख्य फसल मानी जाती है चावल को। ये है, इसका हम आकलन भी करें मुख्य रूप से कि यही मुख्य फसल क्यों है खाने के रूप में, तो हम इसका आकलन करें तो एक तथ्य में कह सकते हैं कि भारत की जो कुल आबादी है वो कुल आबादी का 3/4 भाग जो है उसका जो मुख्य खाद्यान्न है वो चावल ही है। यानी अधिक जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जो फसल काम में ली जाती है वो चावल को ही लिया जाता है। भारत में जो चावल का उत्पादन हुआ है उस कृषि में 25% जो भूभाग है वो चावल के रूप में देख सकते हैं कुल खाद्यान्न में। और कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो हम देखें तो 33.3% चावल का ही उत्पादन होता है कुल खाद्यान्न के रूप में। यहाँ पे चावल की जो फसल है वो फसल, यहाँ पे चावल का जो उत्पादन हुआ है वो हम मानसून पर निर्भर होने को बताया जाता है कि मानसून का प्रभाव सबसे ज़्यादा इस चावल को फसल को होता है, क्योंकि अधिक वर्षा की इसको आवश्यकता होती है। जहाँ पे मानसून का प्रभाव रहेगा उस क्षेत्र में इसके उत्पादन में घटाव और बढ़ाव होता रहेगा, यानी ये फसल का उत्पादन घटता बढ़ता रहेगा। यहाँ पे भारत है विश्व में उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन रखता है उत्पादन की दृष्टि से। भारत में कुल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो चावल की जो फसल है इस फसल की जो प्राथमिकता है मुख्य रूप से खाद्यान्न के रूप में, तो भारत इसमें प्रथम स्थान रखता है। यानी और फसलें हैं, सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न के रूप में भारत में काम में लिया जाता है वो फसल चावल को ही माना जाता है, जो वर्तमान में हम कहें तो लगभग 43% यहाँ पे भारत में खाद्यान्न के रूप में इस फसल को काम में लिया जाता है। और बाकी दूसरी जो फसल है खाद्यान्न के रूप में वो गेहूँ की फसल है। ठीक है, तो भारत के अंदर इसकी भौगोलिक जो स्थितियां होती हैं चावल की उनके बारे में चर्चा करें तो चावल के रूप में अगर हम तापमान की बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से इसका जो तापमान है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो ये फसल होती है। जो चावल की फसल है कहाँ होती है, ये फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, शीतोष्ण कटिबंध में नहीं हो सकती क्योंकि इसको ऊंचा तापमान की आवश्यकता होती है। ऊंचा तापमान नहीं होता वहाँ पर इस फसल को उगाया नहीं जा सकता। यानी इसको बोते समय 20 डिग्री टेम्परेचर इस फसल को हम कहें तो तापमान के अकॉर्डिंग, तापमान देखें इसका तो उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसको ऊंचे तापमान की आवश्यकता, ठीक है, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है जिसमें बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, पकते समय इसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पकते समय, बोते समय 20 डिग्री और पकते समय यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसको आवश्यकता होती है। इससे भी अधिक की इसको आवश्यकता ही होती है, इससे भी अधिक 27 डिग्री से अधिक भी तापमान होगा तो वहाँ भी चावल की फसल अच्छी हो सकती है। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान जहाँ पर होता है उस क्षेत्र के अंदर ये चावल की फसल नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरी बात करते हैं वर्षा की। ठीक है, तापमान के बाद में वर्षा की बात करें तो इस फसल के लिए वर्षा भी बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है, वर्षा की फसल भी उपयुक्त होती है। आर्द्र जलवायु जो क्षेत्र होते हैं उन आर्द्र जलवायु क्षेत्र वाले आर्द्र जलवायु की इसको आवश्यकता होती है, वहाँ पर वर्षा में चावल की फसल अच्छी होती है। फसल बोने के बाद में हम बात करें तो 15 से 20 दिन तक यहाँ उसकी जो क्यारियाँ बनती है चावल की फसल के लिए उनमें पानी भरा होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है तो चावल की फसल नहीं होती। इसी कारण ये जो चावल की फसल होती है इनको नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं या समुद्र के जो तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं या हम बाढ़ युक्त जो क्षेत्र की बात करें वहाँ पर चावल की फसल के लिए अनुकूल दशा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर इसको पानी की आवश्यकता होती है, वो मिल जाता है। चावल की फसल के लिए वार्षिक वर्षा की अगर बात करें तो वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर चावल की कृषि की जाती है। अगर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो उस क्षेत्र में चावल के जो फसल है उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई की आवश्यकता से भी चावल को उगाया जा सकता है।
तो ये बात हमने यहाँ पे कर ली है। इसके जो भारत में अगर बात करें तो भारत में जो चावल और गेहूं की जो फसल है इसके बीच में जो विभाजक रेखा के रूप में मानते हैं वो 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को माना जाता है। अगर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा रेखा होगी वहाँ तो चावल की जो फसल होती है वो होगी, और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर गेहूँ की फसल होती है। तो एक ये जल विभाजक का कार्य भी करती है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर ऐसे हम यहाँ की क्षेत्रों की जैसे बात करें इस क्षेत्र में, तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून है वो मानसून भारत के इस पूर्वी भाग से प्रवेश करता है भारत के अंदर। तो इस क्षेत्र में तो वर्षा कर देता है, यहाँ भारत के इस क्षेत्र में तो वर्षा कर देगा, लेकिन इधर जैसे ही पश्चिम की तरफ ये बढ़ेगा तो इस क्षेत्र में वर्षा करता जाएगा। ये जो मानसून की जो शाखा है वो वाली, तो यहाँ वर्षा करेगी, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ेगी इसमें शुष्कता बढ़ेगी और वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। तो ये जैसे ही आगे बढ़ेगी इसमें वर्षा की मात्रा कम होगी। तो इस यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में यहाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, यानी समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर वाले 100 स्थानों को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा वो रेखा है। इसके यहाँ पश्चिम की तरफ देखेंगे तो गेहूं की जो फसल है उसकी प्रधानता है, और इसके जो पूर्वी भाग है यहाँ पर चावल की जो फसल है उसकी प्रधानता है। तो भारत के अंदर 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो चावल और गेहूं की फसल को एक विभाजक रेखा के रूप में काम करती है। ठीक है। मिट्टी के रूप में अगर इसकी देखें तो समतल जो जलवायु उपजाऊ मिट्टी होती है समतल रूप में, वहाँ पर चावल की कृषि की जाती है, लेकिन इसके लिए नदियों द्वारा जो लाई गई जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। इस कारण हम कहते हैं इसके उत्पादन के लिए चिकनी और दोमट मिट्टी चाहिए। कौन सी मिट्टी चाहिए? चिकनी और दोमट, और कछारी जो मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है इस फसल के लिए। अधिकतम जो ये फसल है ये अधिकतम डेल्टाई क्षेत्रों में ही उगाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी का उत्पादन होता है। तो डेल्टाई भागों में और जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी मिल जाती है। ठीक है। खाद के रूप में भी देख सकते हैं हम, ऐसी जो फसल होगी वो खाद के रूप में भी कई प्रकार के हम यहाँ पे जो उत्पादन होता है मिट्टियों में, जैसे ये मिट्टी है इसको खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कारण क्या है? क्योंकि इसकी जो फसल होती है वो फसल यहाँ पे जिस मिट्टी में की जाती है वहीं से ये जो फसल होगी वो उस मिट्टी के जो जैविक तत्व होते हैं उसका शोषण कर लेती हैं, जिसके कारण इसको अधिकतम खाद की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए यहाँ पे गोबर की खाद और जो रासायनिक खाद है सल्फेट और सुपर सल्फेट, इस प्रकार की खाद का प्रयोग किया जाता है। यानी इसकी आवश्यकता होती है खाद की सबसे ज़्यादा इसको, और मिट्टी उत्पादकता बढ़ाने के लिए ही भी यहाँ पे खाद का उपयोग किया जाता है। उत्पादन जैसे प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन को बढ़ाना है तो वहाँ पे खाद का उपयोग करके ही ये इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा भी हम अगर बात करें चावल के पौधे के लिए, तो इस पौधे को यहाँ क्यारियों के अंदर बुआई करने और उसकी निराई गुड़ाई और कटाई करने के लिए कई श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम अन्य के रूप में कई श्रमिकों की भी बात कर सकते हैं। यहाँ उत्पादन क्षेत्र के रूप में हम बात करें तो कई क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से इस जो फसल है इसको हम कई नामों से जान सकते हैं। वर्तमान में अधिक से अधिक जो क्षेत्र मानते हैं, अधिक बड़े क्षेत्र हैं, वहाँ पे अगर श्रमिक नहीं है तो वहाँ पे इस कृषि के लिए जनसंख्या अधिक चाहिए। जहाँ भी जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पर चावल की कृषि अधिक की जाती है। जो पठारी क्षेत्र भी है, आज अगर देखें वर्तमान में तो जो पठारी और पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी सीढ़ी नुमा खेत बना करके अधिक जनसंख्या होने के कारण वहाँ पर भी चावल की कृषि का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है। ये चावल की कृषि के रूप में मुख्य बातें हो गई, बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।